प्रोजेक्ट जामवंत इसलिए क्योंकि एंड उसमें नीचे लिखा होगा अनफोल्ड योर हनुमान। हर आदमी के भीतर एक हनुमान होता है। अब वो सोया रहता है जैसे हनुमान जी सोए रहते थे, और कोई जामवंत चाहिए होता है जो उसको जगाए। तो हम लोग जब ये कहते हैं कि हर आदमी के भीतर ईश्वर कोई ना कोई प्रतिभा देता है जो छुपी रहती है, हम उसको जान जाएं और उस प्रतिभा का अनुसरण करके हम जीवन में आगे बढ़ें, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पर कई बार हमें पता ही नहीं चलता हमारी प्रतिभा क्या है। कई बार हमें बहुत लेट पता चलता है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे ही 50 साल में पता चला कि वाकई मेरे अंदर अगर कोई टैलेंट है तो एक ही टैलेंट है ठीक ठाक। वो टैलेंट क्या है? लोगों से बातचीत करने का। और कोई ऐसा टैलेंट मेरे पास नहीं है। गनीमत यह है कि उस टैलेंट का संबंध मेरी एक टीचिंग से है। टीचिंग क्या है? बातचीत ही तो है। तो ठीक है, उसका संबंध मेरी रोजी रोटी से है और तो चलता है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत पहले पता चल जाता है, कुछ लोगों को कभी पता नहीं चलता। तो एक तो ये है कि लोगों को कैसे अपने टैलेंट का पता चले, सही समय पे पता चले। एक उद्देश्य तो ये था। और दूसरा ये था कि सही समय पे सही सलाह बच्चों को मिल सके। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने देखा है, देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो जीवन में अच्छा या बहुत अच्छा कर सकते थे, वो सही समय पे सही सलाह नहीं मिलने से वो जीवन में वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ वो पहुँच सकते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। ये सब कुछ जो मैं बोलता हूँ, कहता हूँ, वो मेरा बहुत सारा खुद भोगा हुआ है या देखा हुआ है, दूसरों का दुख देखा है। अगर मुझे सही समय पे सही राय मिली होती, जबकि मैं पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, मेरे गुरु का भी मेरे पे स्नेह रहता था। पिताजी मेरे बहुत हर तरह से बहुत समर्थ व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी विद्वान आदमी हैं, समाज को राय देते हैं। लेकिन हमारे सिलसिले में कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप ही हो गया होगा कि वो जो उन्होंने सोचा उसके हिसाब से तो मैंने ठीक किया है, मैं बेस्ट हूँ, मतलब जो उनकी प्लानिंग के हिसाब से। पर डीप एनालिसिस हुई होती और बैठ के बात की होती। कई बार बैठ के अपने बच्चों से, भाई बहन से बात करनी चाहिए, गुरु शिष्य में बात होनी चाहिए। तो कई बार बात करने के बाद तब भीतर से धीरे धीरे निकलता है कि हाँ, इसका रियल टैलेंट क्या है, तो उसमें आप मदद कर पाते हैं। सही समय पे ही मदद का मतलब होता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सही समय पे बच्चों को सही राय मिल जाए। राय दो तरह की, एक तो उनके अंदर की क्या प्रतिभा है, इसके कुछ फार्मूले हैं, वो उसको समझ सकें, बताया जा सके। और दूसरा ये है कि अगर उनके पास अपनी लाइफ के कोई कैरियर के, लाइफ के कोई प्रश्न हैं जिसको लेके उलझे हुए हैं, तो उसको वो बिना अपना नाम लिए अलग से ईमेल लिख करके भी बता सकते हैं। तो जो पर्सनल प्राइवेसी है उसकी सुरक्षा करते हुए उस प्राइवेट प्रश्न को जनरल प्रश्न की तरह बना करके बात की जा सकती है। क्योंकि प्रश्न एक आदमी करता है पर उसका वो प्रश्न बहुतों के मन में होता है। यही सब इरादे थे इसके। जामवंत इसीलिए क्योंकि जामवंत दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और हनुमान जैसा शक्तिशाली आदमी, परम शक्तिशाली आदमी जो है वो सोया रहता है। किसी जामवंत की ज़रूरत पड़ती है कि उसको उसकी शक्ति का एहसास दिलाए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे हनुमान की तरह ताकतवर बहुत हैं, पर उनको सलाह देने की ज़रूरत पड़ती है। और वो हम जैसे टीचर जामवंत जो खुद भी चोट खाए हैं जीवन में और अपने अनुभवों से हमने सीखा है, तो हमें लगता है, और कुछ ज्ञान भी है, कुछ चोट भी है, तो लगता है कि हाँ, शायद हम इनकी मदद कर सकते हैं। इस भावना से हमने पूरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ओपन किया है। तो देखते हैं, एक आध और करके देखेंगे कि क्या रिस्पांस है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ईमेल लिखेंगे तभी आएंगे। शुरू में मैंने ईमेल का खाली रखा था, बाद में ये ओपन टू ऑल है, पर पूरे विश्वविद्यालय के लिए है, हिंदी के लिए ही नहीं है। आप जिसको जो चाहे आ सकता है। तो आप लोग इसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करें, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और लोग अपना दुख कहते नहीं हैं, अपनी परेशानी बताते नहीं हैं, पर जब बताते हैं, जब मिल के बताते हैं या जब बताते हैं, तो पता चलता है वो कितने परेशान हैं। क्योंकि अगर 50 साल की उम्र में हम परेशान हो सकते हैं, 70 साल की उम्र में लोग परेशान हो सकते हैं, तो एक 25 साल का बच्चा क्यों परेशान नहीं हो सकता है? क्योंकि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में तो हर रोज़ नए सवाल आते हैं। हर नए एक जवाब ढूंढेंगे तब तक दूसरा सवाल आ जाएगा। लोग कहते हैं बहुत हेडेक है, मैं कहता हूँ जब तक हेड है तब तक हेडेक है। तो ये तो ज़िंदगी है। तो ये इरादा था, इस इरादे के साथ ये बातचीत हमने प्लान की थी, और हम आगे कोशिश करेंगे हर सैटरडे 11 बजे। मैं अगर ईमेल इसलिए चाहिए था कि मान लीजिए मैं बाहर जा रहा हूँ सैटरडे को और आप आ गए, आपका टाइम ख़राब होगा ना, तो ईमेल रहेगा तो मैं सबको सूचित कर दूंगा, इसलिए ईमेल की ज़रूरत है।
तो इतनी सी बात थी, ये भूमिका है कि क्यों मैं ये करना चाहता था। पहला रिजल्ट उत्साहजनक नहीं है, पर मौका देना चाहिए मनुष्य को, 1 2 3। और ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमको इतनी बड़ी तनख्वाह सरकार इसीलिए नहीं देती है कि हम आएँ और आपको हम सिलेबस पढ़ाएँ और आपको डिग्री दें 2 घंटे में और हम घर चले जाएँ। ये इरादा नहीं है। हम समाज के अगर बौद्धिक हैं और हमको सरकार इतना केयर करती है, तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम समाज की चिंता करें, और समाज की चिंता करने से पहले अपने बच्चों की चिंता करें। क्योंकि आपको सिखाने का मतलब है एक पिता को सिखाना, एक भाई को सिखाना, एक नागरिक को सिखाना और एक शिक्षक को सिखाना। इतने सारे लोगों को आप सिखा सकते हैं। तो हमारी भूमिका बड़ी हो जाती है, हम इसको समझें या नहीं समझें, मैं समझता हूँ। तो जो भी जिस लेवल पे जब भी जीवन में हो पाया करने की कोशिश की। अभी सोचता हूँ थोड़ा बड़ा करूँ। मैं कभी कभी छोटे मोटे वीडियो बना के भी यही काम करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं उन लोगों की उदासी देख करके मैं खुद भी ढीला हो जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रशंसा चाहिए और तालियां चाहिए और लाइक चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि आप कुछ कर रहे हो तो उसका फ़ायदा तो लोगों तक हो, ये एहसास तो चाहिए ना कि हाँ लोग सुन रहे हैं, शायद फ़ायदा हो रहा है। पिछले 20 वर्षों के जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, जिनको बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ है मेरी बातों को मानने से। मैंने कुछ पैसा थोड़ी किसी को दिया है, सिर्फ विचार ही तो दिए हैं। तो अभी मैं विचार की ताकत क्या होती है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कल मैं बाल कटवाने गया था, आपको दिख के लग रहा होगा। तो मेरा एक नाई है नदीम करके, वो क्यू सिटी में थोड़ा सा दूर है, अच्छा लड़का है। तो मेरा बाल काटता है। तो बात हो रही थी, हमने कहा नदीम शादी वादी कब करोगे? तो कहा सर घर वालों ने तो फ्री छोड़ दिया है कि जब चाहो कर लो, लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। तो हमने कहा कि लड़की ऐसी ढूंढो जो तुम्हारी तरह बहुत कुशल हो अपनी कला में। वो एक पार्लर बना लेना, तुम पुरुषों के बाल करना। वो हालांकि वो स्त्रियों के भी करता है, वो समान रूप से कुशल लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। तो तुम्हारी पत्नी स्त्रियों का कर लेगी, ऐसे अच्छा बिजनेस हो जाएगा। तो कहा नहीं सर, उससे हम ये काम नहीं कराएंगे। हम पार्लर ज़रूर बनाएंगे लेकिन हम उसको रिसेप्शन पे रखेंगे, वो भी तो एक काम है ना। हमने कहा अच्छा आइडिया है। तो हमने कहा अच्छा तुमको मैं आइडिया देता हूँ, सोचना इसके बारे में। हमने कहा कि देखो तुम पार्लर जब शादी करना और जब पार्लर बनाना, तो पार्लर नहीं बनाना, स्टूडियो सैलून बनाना। तो उसने कहा सर ये क्या चीज़ होती है? मैंने कहा होती है, बताता हूँ। ये होती है कि नहीं होती है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये मैं कहीं से सुन के पढ़ के नहीं उसको बता रहा था। ये मेरा आइडिया है और सही आइडिया है। हमने कहा तुम स्टूडियो सैलून बनाना। तो बोला सर ये कैसे होगा? हमने कहा उसके पहले एक चीज़ ये बताओ, तुम ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानते होंगे जो अपार्टमेंट्स में रहती हैं, अपने घरों में रहती हैं, और जब पति ऑफिस चले जाते हैं तो अपने घरों के कमरे में वो ब्यूटिशियन का काम करके 2 पैसा अतिरिक्त बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। ऐसी दुनिया में हज़ारों लाखों महिलाएं हैं और एक अच्छी अर्निंग हो जाती है घर बैठे बैठे। बोला हाँ सर ऐसा तो होता है। हमने कहा अगर ऐसा होता है तो ऐसा पुरुष क्यों नहीं कर सकता? हमने कहा तुम किसी अच्छी अपार्टमेंट में, जैसे माई होम हब है, अपर्णा है, जहाँ हज़ारों हज़ार लोग रहते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट है आजकल, पूरा गांव है वो एक। तो मैंने कहा वहाँ तुमने एक अच्छा 2 BHK किराए पे ले लिया, जिसके एक तुम रह रहे हो, 2 ही पति पत्नी, मतलब 2 ही लोग हो, तो एक कमरे को तुम अच्छा पार्लर बनाओ, बढ़िया एक्सक्लूसिव, और तुम ही दोनों काम करो। तुम्हारी पत्नी रिसेप्शनिस्ट हो जाएगी तुम्हारे ही घर में, तो तुम्हारा किराया बच रहा है बहुत ज़्यादा। बाहर कहीं एक अच्छा पार्लर बनाने का मतलब है 50,000 40,000 रुपये का एक किराया लगाना, फिर टैक्सेस, फिर बिजली। और मैंने कहा एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में अगर तुम रहोगे जहाँ हज़ारों लोग हैं, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत ही बाहर की दुनिया की नहीं है। लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे तुमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आएंगे। तुम तो दोनों काम करते हो, स्त्री पुरुष के, इवन स्त्रियों में ज़्यादा लोकप्रिय है वो, तुम ज़्यादा अच्छा काम करते हो। तो तुम्हारी पत्नी जब घर में होगी तो अपार्टमेंट की किसी महिला को भी आने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा तुम्हारे 40,000 महीने बच जाएंगे और घर में रहोगे। और मैंने कहा एक काम और बताता हूँ, मैंने कहा डॉक्टर्स की तरह करना, क्योंकि जो कस्टमर होंगे मोस्टली वीकेंड पे तो फुल टाइम आएंगे, वर्किंग डेज में लोग घर चले जाएंगे, महिलाएं आ सकती हैं। तो तुम अपने लिए दिन में 3 घंटे का ब्रेक ले लेना, कि सुबह 9 से 1 और शाम को 4 से रात के 10, ऐसे कर लो जैसे डॉक्टर्स लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो तुम आराम से घर में खाना खाओगे, मियाँ बीबी रेस्ट भी कर लोगे, और चूंकि घर में हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कहीं जाना नहीं, तो तुम ऐसे अपने टाइम को डिवाइड कर लो कि तुम्हारे क्लाइंट भी बढ़ जाएंगे, लोग ऑफिस से आकर के आ जाएंगे तुम्हारे पास, ऐसे सेटिंग कर लेना। उसने कहा सर ये तो बहुत सही है, बहुत अच्छा आइडिया है, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा मैंने भी कहाँ सोचा था, अभी बाल काट रहे हो तो मेरे को आइडिया आ रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। तुम्हारे शुभ चिंतक कौन होता है? जो शुभ की चिंता करता है, कामना करता है।
तो उसने कहा सर ये आइडिया तो बहुत सही है। हमने कहा सोचना, अगर समझ में आए तो अपना लेना। अब देखो, हम जब कहते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, आइडिया इज़ एवरीथिंग, और जब कहते हैं विचार की ताकत तलवार से बड़ी होती है, कहते हैं ना, यही तो है। एक छोटा सा आइडिया है जो मुझे 1 मिनट में आया और मैंने उसको बताया, और अगर उसको वो समझ में आता है और इसको थोड़ा डिफाइंड करके बेटर करके उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, तो उसके कम से कम 40-50 हज़ार महीना बच गए, और अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है। वैसे तो रह रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो गई, उसकी अपने संगत भी अच्छी हो गई। तो विचार महत्वपूर्ण है, उनका प्रचार प्रसार, लोगों को बताना, ये उससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है। मैंने आप लोगों को कोई क्लास में तो नहीं बताया होगा कि हमारे घर ही, मतलब मेन रोड से बाएं घुसते हैं तो सोशल 99 करके एक खाने का फूड कोर्ट आता है, उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा वुडपी आता है। आजकल देखा, वुडपी देखा तुमने? बहुत बड़ा वुडपी आता है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक आहा टिफिन करके एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। ये कहानी मैंने सुनाई है पहले, तुमको सुनाई है? हाँ, तो हमारी क्लास सुनाई, इन लोगों के लिए नहीं होगी। तो जो आहा टिफ़िन है वो चलाता था इस यूनिवर्सिटी में 17, 18, 20 सालों से एक आदमी कैंटीन चलाता था, तुमने देखा होगा। हाँ, तो वो उसको निकाल दिया 2 साल पहले, इन लोगों ने 2-3 साल पहले उसको हटा दिया, कोरोना के ही आसपास हटा दिया। 20 साल से वो चलाते थे, जब हमने ज्वाइन किया था तब भी वो चलाते थे, तो वो लोग मुझे जानते भी थे। अब हटा दिया, तो एक दिन मैंने देखा क्या कि मेरे मोहल्ले में घूम रहा है। मैंने कहा यहाँ कहाँ? बोला सर निकाल दिया, मैं यहाँ पे ये किराए पे लेके अपना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। 1-2 बच्चे भी जो उसके साथ काम करते थे वो भी साथ गए थे, तो वो भी नमस्ते नमस्ते सर कैसे हैं, मैंने कहा चलो अच्छा है। तो उसने खोला साहब, साउथ इंडियन टिफ़िन सेंटर खोला, अच्छा खोला, बड़ा खोला, और चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। ज्यों चलना शुरू हुआ ही था कि उडुपी आ गया, और उडुपी इतना ह्यूज और इतना बड़ा और इतना बढ़िया बेहतर आ गया कि इसकी दुकान उड़ने लगी। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? वो दुकान खुल गई। बोला सर ठीक है, अपना अपना भाग्य है। अब मैं देख ये रहा हूँ, एक दिन मैंने चूंकि मैं शुभचिंतक हूँ तो मैं उडुपी में नहीं खाता था, मैं इसके पास जाता था कुछ भी खाना होता था। तो एक दिन गया तो देखा तो कोई दिख नहीं रहा है, इसकी माँ काउंटर पे बैठती थी, वो बैठी हुई है और आदमी नहीं है। तो मैंने कहा चलो हाथ धो लेते हैं, तब तक कोई आ ही जाएगा। देख रहे हैं तो बर्तन धो रहा है लड़का, मालिक। तो अब उसका लोगों को लोग निकाले जा रहे हैं क्योंकि कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जहाँ दिन में 200 कस्टमर आते थे अब 5 आते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत खराब। तो मेरे को एक आइडिया सूझा, ओरिजिनल आइडिया नहीं है वैसे, जो ये सूझा मेरे को। मैं महाराष्ट्र में ट्रैकिंग कर रहा था, तो एक जंगल से गुजर रहा था, तो भूख लगी, तो पता चला कि साहब बहुत अच्छा औरतें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। तो मैं वहाँ पे गया, और औरतें चलाती हैं इतना बड़ा, इतना ब्यूटीफुल कि पूछो मत, तालाब के किनारे सारी मराठी औरतें 15 मिल करके क्या मराठी रेस्टोरेंट चलाती हैं, और क्या खिलाया उन्होंने। तो मैंने बातचीत की थोड़ी, सब औरतें। तो उन्होंने कहा हमारा कोऑपरेटिव है और हम इसको चलाते हैं आप जैसे लोगों के लिए, और वो हम जैसे लोग भी काफ़ी, मतलब सैकड़ों सैकड़ों सैकड़ों, तो अच्छा बिजनेस। मुझे ये आइडिया वहाँ से आया था। तो मैं उसके पास गया एक दिन, मैंने इनसे बोला था मैं बोलूँगा जाके एक दिन। मैं गया उसको, रिसेंटली मैं बोला उसको, मैंने कहा देखो तुमको मैं एक आइडिया देता हूँ, तुम्हारा बिजनेस तो ख़त्म हो रहा है। बोला हाँ ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा एक आइडिया है, क्योंकि वो तो राक्षस बगल में है, उससे लड़ नहीं पाओगे, उसके हथियारों से उससे तुम नहीं लड़ सकते। तो हमने कहा एक काम करो, औरतों को ले आओ। मैंने कहा इतनी सारी महिलाएं हैं जो साउथ इंडियन खाना अपने घरों में बनाती हैं, जो मेड हैं, जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, उनका इंटरव्यू लो, उसमें से चुनो 5, 7, 8, 9 औरतों को ले आओ, और तुम्हारी माँ काउंटर पर बैठती हैं, तो माँ को सेंटर में रखो, और 4 इधर 4 उधर या 3 इधर 3 उधर औरतों की बढ़िया फ़ोटो 10-20 खींचो। इस दुकान का नाम ही चेंज कर दो, और लिखो कि ये औरतें चलाती हैं, सिर्फ और सिर्फ औरतें चलाती हैं, गरीब घरों की औरतें चलाती हैं, खाना वही, मेन्यू वही, बर्तन वही, चूल्हा वही। इसका प्रोजेक्ट ही चेंज कर दो। इंस्टाग्राम पेज बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, 10-20 फोटो इस मोहल्ले में लगा दो। कस्टमर तो लोकल ही हैं 2 किलोमीटर के तुम्हारे, और तुम गायब हो जाओ, तुम पीछे चले जाओ, क्योंकि एक पुरुष तो चाहिए ना काम करने के लिए, फोटो में आओ ही मत तुम। और सिर्फ इसको कि गरीब औरतों का कोऑपरेटिव है जो खाना बना रहा है, ऐसा करो। और सब आईटी सेक्टर के लोग रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में लोग कोऑपरेट भी करते हैं। तो एक नया स्लोगन लेकर के तुम पूरी चीज़ को चेंज करके आ जाओ, तो देखो हो सकता है चल जाए। उसको आइडिया मेरा बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा हम आप सर अच्छा आइडिया है, मैं माँ से कुछ करना तो है नहीं, उसको तो खाली नाटक करना है, मार्केटिंग करनी है।
और हमने कहा उन्हीं को काम पे रखो, और वो घरों में काम कर रही होंगी, जहाँ भी काम कर रही होंगी उनकी सैलरी फिक्स कर दो कि आप काम छोड़ के आ रही हैं, तो मैंने कहा उनकी सैलरी 10,000 पाती हैं वहाँ पे 10,000 दो, प्लस इस नए बिजनेस में पार्टनरशिप दो। हर औरत जो काम करेगी वो उसको इक्विटी दो कि ये आपको सैलरी भी मिलेगी और ये आपको मुनाफे में 1% सबको प्रॉफिट भी मिलेगा। और मैंने कहा औरतों को आगे करके ये काम करो, उड़ भी उड़ जाएगा, क्योंकि इसका मुकाबला वो नहीं कर पाएगा। तो आइडिया बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने जीवन में हो या समाज में हो कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने कहा कि बात करेंगे। हो सकता है मेरी किसी बात से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, पास्ट में हुआ है, तो पास्ट में तो यूँ क्लासरूम के हिसाब से हो गया, पीएचडी कर रहे हैं उसके हिसाब से हो गया, लेकिन ऐसे प्रॉपर करके इस वजह से मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को ओपन किया, इसलिए ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मामला ये है। कड़ी पत्ता जो होता है ना, यहाँ मिलता है ना, जगह जगह फोकट में मिलता है, फ्री में ही तो मिलता है कड़ी पत्ता। रोज़ उसको 30-40 पत्ती, 10 पत्ती, 20 पत्ती खा जाओ सुबह उठ करके ब्रश करके, पेड़ है आसपास ऐसे तोड़ो, 60-60 पत्तियाँ, 20, 30, 10, 20, 40, 100, 200 ऐसे खाते जाओ, तो टेस्टी भी होती हैं। खाओ, पानी पी लो, जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे और 150 साल जिंदा रहोगे। हाँ, ये आजमाया हुआ है। ये एक मुंबई में डॉक्टर राज मर्चेंट हैं, गूगल करना, डॉक्टर राज मर्चेंट मुंबई में हैं। वो पत्तियों से इलाज करते हैं फ्री में, और बहुत मशहूर है, बहुत लंबी लाइन लगती है। पत्तियों से इलाज करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पत्ती जिसको बताते हैं वो कड़ी पत्ती, मीठी नीम बोलते हैं कड़ी पत्ती, और वो खुद 200 रोज़ खाते हैं। और आप देख के हैरान हो जाओगे उनको, और उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है। तो ये तो मुफ्त की मिलती है। नेचर ने जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमको मुफ्त में दे रखी हैं, तो आप उसे खाइए तो कभी बीमार नहीं होंगे। आप कर बना दो, किला तुम्हारा कमज़ोर होगा तभी तो दुश्मन किले में घुस पाएगा। किले की दीवार ही इतनी स्ट्रांग कर दो कि दुश्मन अंदर ही नहीं घुस पाए। इम्यून सिस्टम बढ़ा दो, और इससे चीप कोई तरीका नहीं हो सकता, ये चीपेस्ट तरीका है। करके देखो, स्किन सही हो जाएगी, स्किन, बाल, सब कुछ आपका बदल जाएगा, मुफ्त का है, आप करके देखो। तो आप ये है कि एमए करके क्या मैं मीडिया में नौकरी करूं? तुम्हारे केस में 500%। तब मैंने मना किया, अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तुमको बेहतर जानता हूं। डीप उतरना पड़ता है दिल के भीतर, ये जानने के लिए कि दिल चाहता क्या है। ऊपर से दिल कुछ और चाहता है, बहुत डीप उतरने पर तब असल में पता चलता है वो क्या चाहता है, क्योंकि हम उसकी आवाज़ को इतनी बार अनसुना कर चुके होते हैं कि अब वो बहुत भीतर ही बोलता है। आज भी मैंने कहा है, और मैंने कहा ये बात ध्यान रखो इसको, कि रास्ता चुन के मंजिल मत चुनना, मंजिल चुन के रास्ता चुनना। ये तुम्हारी शादी हो, पति तलाश कल निकलना, या करियर, लोग हमेशा आसान राह चुनते हैं, कभी नहीं। मंजिल तय करो पहले, और मंजिल कहाँ है कैसे पता चलेगा? जब तुम दिल के गहरे उतरोगी। ऊपर जो बताएगा दिल वो नकली हो सकता है। कई दिन खर्च करो, उसके फार्मूले हैं, कई दिन खर्च करो तो दिल में पता चलेगा कि हाँ वही वो चीज़ है, यही मेरी मंजिल है। तब अपन राह चुनेंगे, चाहे तुम्हारा पति हो चाहे तुम्हारा करियर हो। क्योंकि जीवन में दो ही चीज़ होती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। दोनों अच्छी है, लाइफ अच्छी है, दोनों खराब है, दोनों लाइफ पूरी खराब है, हाफ अच्छी है हाफ खराब है, जैसा भी है। तो तुम्हारे, कम से कम तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम्हारी फैमिली, सब कुछ ऐसा है कि तुम चुन सकती हो, तो इसका फ़ायदा उठाओ। तो अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी चाहिए होती है, हालात उनके अलग हैं, सबके अलग अलग हालात होते हैं। तो पहला तो मैं ये कहूँगा, पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि वही करो जो दिल कहता है। दिल जो तुम हो, मंजिल वो है जो सालों से तुम्हारे मन में कौंधता है कि मीडिया, पत्रकारिता, राइट, वो असली चीज़ है, वो तुम्हारे दिल की पुकार है, ये दिमाग है, राइट। दिल की सुनो, क्योंकि तुम टिस में भी कोई कोर्स करोगी ना, 1 साल का कोर्स कम से कम करोगी, 2 साल का कोर्स करोगी, 2 साल का कोर्स करने के बाद तुम कोई 30-40-50 हज़ार का प्रोजेक्ट या नौकरी पाओगी, राइट। पर यही तुम मीडिया में भी पा सकती हो। तुमको कोर्स करना होगा IIMC से, तुमको अपनी अंग्रेजी ठीक करनी होगी, या तुमको जामिया से कोर्स करना होगा, वो बात कर लेंगे अपन। मीडिया में जाने के क्या फ़ायदे हैं और टिस में जाने का क्या है? टिस में जाके तुम किसी NGO में काम कर सकती हो, NGO के फील्ड में काम कर सकती हो, ऑफिस में काम कर सकती हो, एक डिसेंट अमाउंट मिलता है। NGO में काम करके आप लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं, ठीक है, इस लाइक ऑफिस वर्क। तो एक रास्ता तो ये है।
तो अगर टिस चुनना हो और दोनों समान पढ़ाई करनी हो, दोनों समान वेतन देते हों, एक मीडिया है और एक टिस है और सब कुछ इक्वल है, इक्वल ही इक्वल, तो तुम किसे चुनना चाहोगी? मीडिया। तो टिस छोड़ दो। तो IIMC या जामिया या मे भी कुछ नए पैदा हो गए हों, तो IIMC से तुम टीवी जर्नलिज्म का मुझे बताना कौन कौन से कोर्सेज हैं, और जामिया में कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये मुझे बताना। ठीक। और जामिया मिलिया इस्लामिया का भी जो जर्नलिज्म का विभाग है बहुत अच्छा माना जाता है। और पता करो कि और कहाँ कहाँ पे विभाग अच्छे हैं, मैं भी डेवलप हो गए हूँ क्योंकि मैं उससे बाहर हूँ ना, तो तुम पता करो। उसके बाद मुझे बताना कि सर ये जगह है, ये फीस है, ये टाइमिंग है, ये कैरियर का स्कोप है, क्योंकि रिव्यूज़ भी होते हैं गूगल पे, है ना। ये सब मुझे बताना, तो मैं तुमको बताऊंगा, ये तुम्हारे लिए, तुमसे बात करके बताऊंगा कि इसको चुनना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये काम बहुत अच्छा है। तुम जाओगी तो हिंदी में जाओगी, लेकिन अपनी अंग्रेजी इतनी अच्छी करना, इतनी अच्छी करना कि तुम दोनों में समान रूप से काम कर सको। अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है, 6 महीने में उसमें गजब किया जा सकता है। हाँ, 6 महीने में आप गजब कर सकते हो, गजब कर सकते हो 6 महीना सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। और बाकी जो लैंग्वेज तो सीखना एक बात होती है, लैंग्वेज में रिच होने के लिए पढ़ना पड़ता है, लिटरेचर पढ़ते रहो, लैंग्वेज रिच हो जाएगी। तुम प्रश्न पूछ सकती हो, उत्तर दे सकती हो, गंभीर भी हो और साहसी भी हो। थोड़ी सी तुम जो है वो अपने में सीमित रहती हो, लेकिन अगर सही जगह मिलेगी तो तुम एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती हो। में कोई अच्छा मीडिया का कोर्स करो, ठीक है, और लग जाओ। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लासरूम में अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं, इसके बाद आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए। किसी भी फील्ड में, आपको IAS होना है, आपको बड़ा पत्रकार होना है, कभी मत ये सोचो कि मैंने डिग्री ले ली। डिग्री आपके मंजिल का 1/3 होता है, सिर्फ 1/3, और कुछ नहीं है। 1/3 काम पूरा होता है, 2/3 क्या है? लेबर जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, ये इकट्ठा करोगे तभी आप यूनिवर्सिटी में टीचर बनोगे, तभी आप बड़े पत्रकार बनोगे, तभी आप IAS बनोगे। 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटा निकाल करके और प्लस 2 घंटा और निकाल दो अगर, तो कितने हो गए? 10 घंटे, बचे 14। ये 14 घंटा जो इस्तेमाल करेगा अपने करियर के लिए, वही जीवन में कुछ कर पाएगा, वरना बहुत कठिन लड़ाई है फ्यूचर में, है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो तुम एडमिशन लेना, क्लास मेहनत, IMC बाकी आप पता करो, उस पर अपन चूज कर लेंगे, और कोर्स करो। क्लासरूम को मेहनत से अटेंड करना, टीचर से बहुत इज्जत से संपर्क बनाना, ठीक है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए माला चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, तो मन्नत मांगते हो, इससे 10 गुना ज़्यादा करना टीचर का प्यार पाने के लिए, वो नहीं देने वाला है। उसके लिए तुम नोबडी हो, उसका दिल जीतना पड़ेगा, और वो दिल जीतने का तरीका 2 ही होता है, रेस्पेक्ट एंड बी ए गुड स्टूडेंट। और कुछ नहीं, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करो और बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में उसके सामने, उसकी निगाह में आओ। बहुत अच्छा विद्यार्थी कैसे पता चलता है टीचर को? जो टाइम से आता है, जो बकवास नहीं करता है, जो सवाल पूछता है और सवालों के जवाब देता है और अपना काम वक्त पे करता है, वही अच्छा स्टूडेंट होता है। इतना करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके तरक्की नहीं होने वाली है, क्योंकि वही मिलेंगे आगे, वो सब राह में मिलेंगे। तो ये करना होगा। ये तो क्लासरूम की बात हो गई। इसके बाद जो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे मिलेंगे, उसकी अलग लेवल की पढ़ाई लिखाई, तैयारी और कॉन्टैक्ट मेकिंग, संपर्क बनाना और पढ़ाई लिखाई, वो सब मैं बता दूंगा कैसे करना चाहिए। IMC की लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है। तो संपर्क बनाना और बहुत तैयारी करना, काबिल बनाना अपने आप को, ये तुम कर लोगी तो तुम जो पढ़ के निकलोगी ना, तुम्हारी डिग्री 1/3 और 2/3 तैयारी जो औरों की नहीं है, और संपर्क जो तुमने बनाए हैं अपने गुरुओं से जो पढ़ा रहे हैं और जो बाहर की दुनिया में तुमने 2 साल बनाए हैं, ये तुम निकलोगी नहीं कि तुमको किसी अच्छी जगह पे नौकरी, ये सब मिलके फटाक से दे देंगे। बाकी खोज रहे होंगे और तुम्हारी हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। ये सारा खेल 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है। यू शुड डू इट, यू कैन डू इट। देखो PhD, अगर PhD की राह पे जाते हो तो कम से कम 5 साल PhD के और 1-2 साल बेरोजगारी के, ये 5 to 7 ईयर्स का मान के चलो। भाग्य अच्छा है तो 5 साल के अंदर भी नौकरी मिल सकती है, पर मैं जनरल कह रहा हूँ कि 5 से 7 साल में मिल ही जाती है, ज़रूरी फिर भी नहीं है। मुसीबत ये है 4 to 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। तो अपनी उम्र देख लो, अपनी जिम्मेदारियाँ देख लो, और देखो कि क्या 7 साल खर्च कर पाओगे। एक तो ये है।
दूसरा ये है क्या चाहते हो, जो चाहते हो उसमें क्या करियर पैदा हो सकता है, क्या घर के क्या हालत हैं, क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या चाहता हूँ, इनके बीच में अपन करियर प्लान कर सकते हैं किसी चीज़ में क्या। ये तो अगर इस पे बात करनी है तो अपन कर सकते हैं, अगर सबके सामने नहीं करनी है तो अलग से भी कर सकते हैं। ज्ञान की तलाश, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो ज्ञान नहीं पा रहे हैं, हम तो नौकरी पा चुके हैं पर पढ़ते रहते हैं ना। तो ज्ञान आप कोई काम करते रहो और पढ़ते रहो, पढ़ के ही ज्ञान मिलता है मोस्टली, बाकी दुनिया को देख के मिलता है ना। तो दुनिया को देखो और पढ़ो, ये तो आप कुछ भी करते हुए, किसान भी करते हुए ये काम कर सकता है, पढ़ने से कोई पढ़ सकता है ना। आप ये देखो कि आप और क्या, ये तो ज्ञान प्राप्ति की बात हो गई। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो भी तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप शिक्षक बन सकते हो, आप भी पत्रकार बन सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर बेटा एक बात याद रखना, अगर पीएचडी में तभी जाना और तभी टाइम खर्च करना जब जीआरएफ क्वालिफाई कर लेना, या एडमिशन ले लो और साल भर में नहीं जीआरएफ हो तो पीएचडी मत करने का मतलब नहीं है। हाँ, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हाँ मतलब जैसे भी हो जाए, क्योंकि अगर कोई पीएचडी कर रहा है और वो जीआरएफ नहीं है और पीएचडी की डिग्री है, बहुत मुश्किल है नौकरी मिलना, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसलिए जीआरएफ बहुत ही ज़रूरी है, तो ये बात ध्यान में रखना आप। सर मेरा पॉइंट ऑफ से रह गया था, नेट हाँ, नेट होके रह गया था। नेट से कुछ नहीं होगा बेटा, नेट से कुछ नहीं होने जाने वाला है, जो होगा नेट एंड जीआरएफ से होगा, नौकरी के सिलसिले में, इवन एडमिशन के भी सिलसिले में। तो अगर वो है तो आप पीएचडी करना और कंटिन्यू करना, वरना फिर फ़ायदा क्या है, 5-6 साल लग जाएंगे, फिर आप सड़क पे, फिर नौकरी भी नहीं, खुद आपको ही लगेगा, लोगों को लगेगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीएचडी करना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है ना। वो एक अलग दुनिया है, उसका संबंध अध्ययन से है। एक मोबाइल और एक इंटरनेट से आप दुनिया के बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, पढ़ पढ़ के, है ना। तो आप ये देखो कि आप करियर के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या आपको पसंद है। और लेबल का भी क्या होता है बच्चा, ये मत सोचो कि हम पीएचडी के लेवल में रहेंगे, मैंने पीएचडी के लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा लेबल अच्छा रहेगा। एक से गधे घूमते हैं और मूर्ख आवारा घूमते हैं। लेबल तो आपके हाथ में है। रैदास मोची थे, जूता बनाते थे, पर उसका लेबल अलग है। लेबल तो अपने हाथ में होता है कि हम किससे दोस्ती रखेंगे और हम किससे दोस्ती नहीं रखेंगे, है ना। जैसे मुझे लगा ज़िंदगी में कि मेरे दोस्ती नहीं हो पा रही है, लोगों का लेबल से मेरा लेबल मैच नहीं खा रहा है, लोगों का लेबल ही लगता है अलग है, मेरा लेबल अलग है, हमारे इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे तो दोस्ती कैसे होगी, है ना। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, दोस्ती नहीं होती है, नहीं होती है, होती है टूट जाती है, चलती नहीं है, चलती नहीं है। मैंने कहा चलो छोड़ो, कहानी ख़त्म करो। सबसे अच्छे दोस्तों किताबें होते हैं, किताब है, म्यूज़िक है, भोजन है, नेटफ्लिक्स है, मस्त ज़िंदगी चल रही है, किताबें दिल नहीं तोड़ती, है ना। तो लेबल अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ती है। आप ये मत सोचो कि आप एक दुनिया में साधुओं के कुटी में चले जाओगे तो वहाँ भी बलात्कारी मिलते हैं। अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ती है एक, हाँ, तो अपनी दुनिया खुद बना लो। आप कोई भी काम करो, अपनी दुनिया अपनी आप बना सकते हो, अपने हिसाब से बनानी ही पड़ती है। और दूसरा क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको पीएचडी या प्रोफेसर होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग दुनिया है, आप कर सकते हैं। आप ये देखें कि आप करियर के रूप में क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, जो दिल कहे वही करियर चुनिए। ज्ञान भी इकट्ठा कर लेंगे और अपनी दुनिया भी बना लेंगे, उस पर आपको सोचना चाहिए। आप चाहें तो आगे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बीतता जाता है। वक्त ही तो एक चीज़ है जो ठहरती नहीं है। जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हें समझ ही लेगा धीरे धीरे, और जो तुम्हें प्यार नहीं करेगा उससे फ़र्क क्या पड़ता है। सीधी सी बात है ना। तो उसका टेंशन मत लो। टाइम, जैसे कोई कहता है कि मेरे साथ चल पड़ो चल पड़ो, वो तो आपको रोकना पड़ेगा, वो तो रोकना पड़ेगा। वो एक समस्या है। कोई किसी ने कोई काम कह दिया चल पड़ो, नहीं चल पड़ो, बोलो भैया सॉरी मेरे को काम है। ये नहीं कहना सीखना भी बहुत ज़रूरी है बेटा। नहीं कहना सीखना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक लेसन है। आप नहीं कहना सीखो। देखो बहुत सीधी सी बात है, हमेशा के लिए जान लो, जो तुम्हें प्यार करता है उसी से लेना देना है। और जो कोई तुम्हें प्यार कर रहा है नहीं प्यार कर रहा है, ये तो कुत्ते को भी पता होता है, चींटी को पता होता है ना। तो तुम तो आदमी के बच्चे हो, तुम 2 मिनट में समझ जाओगे कि ये तुम्हें प्यार कर रहा है कि क्या कर रहा है। अगर प्यार नहीं कर रहा है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसके साथ क्या बैठना, क्या खाना, क्या सोना, क्या बात करना। तो रसूल ये बना लो कि मैं उसी से संबंध रखूंगा, उसी से हाय हेलो करूंगा जो मुझे प्यार करता है। अब उसको तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा ना कि कैसे पता चलेगा प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा शुभचिंतक होगा,
वो तुम्हारी भलाई के बारे में सोचेगा। जो तुम्हारी भलाई सोचता है, शुभचिंतक है, वो तुम्हें प्यार करता है। जो प्यार करता है उसी से लेना देना है, बाकी लोग पृथ्वी लोक में है ही नहीं। तो देखो आधी परेशानी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, लोगों वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब बताओ सब क्या है? और क्या है ना, जब तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये नहीं है। तुम्हें लगता है ये प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम है। तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास लाइफ का गोल नहीं है, गोल तुम्हारा अस्पष्ट है। ये तुम्हें ही पता करना पड़ेगा। अपनी ज़रूरतों को चेक करो, अपने दिल को चेक करो, टाइम लो, मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने दिल से पूछो कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो सचमुच। फिर देखो कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं। उसकी लिस्ट बनाओ कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं और तुम्हारे सपने क्या हैं। उस लिस्ट लिखते जाओ कागज़ पे, फिर उसको बार बार पढ़ो, बार बार ठीक करो, काटो लिखो, काटो लिखो, काटो लिखो। एक हफ्ता ये काम करो। एक हफ्ते के बाद तुम्हारे पास कुछ बचेगा, वो जो बचेगा उस पर विचार करना और मन करेगा उसको लेके फिर मेरे से बात करना। तब तुम देखोगे एक हफ्ते में कि तुम्हारे सामने बहुत स्पष्ट हो चुका होगा कि तुमको क्या चाहिए। जिस दिन तुमको ये पता चल जाएगा ना कि तुम्हें क्या चाहिए, जीवन की आधी समस्या ही खत्म हो जाती है, हमारी भटकन खत्म हो जाती है। भटक हम क्यों रहे हैं? क्योंकि हम कहीं जाना चाहते हैं। हम एक राह पे चलते हैं, फिर लगता है नहीं नहीं ये सही नहीं है, तब हम इस राह पे चलते हैं, इस राह पे चलते हैं। इसे ही भटकना कहते हैं। अगर हमको ये मालूम हो जाए कि यहीं हमको जाना है तो हम भटकेंगे नहीं। राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, है ना। तो बस वो एक राह पकड़ लेनी है और चलते रहना है। वो राह जब तक नहीं मिलती अपन हाथ पर मारते हैं। तो इसके लिए इसीलिए मैंने कहा कि चेक कर लो मेरे सपने क्या हैं और मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं ना। और उस खुद ही काटो पीटो, किसी से बात मत करो, काटो पीटो, सोचो, काटो पीटो। और एक हफ्ते बाद फिर तुम्हारे पास कुछ होगा। जिस दिन गोल मिल जाएगा ना बेटा तुमको, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिमाग में सोचोगे तो स्लिप हो जाता है, लिख करके जब करते हैं अपन काम तो कॉन्क्रीट होता है। तब को काटते जोड़ते घटाते। देखो क्या है, कोई डिग्री अगर लेनी है ना, कोई भी डिग्री, IIT दिल्ली की हो या हमारी हिंदी की हो, एक सिलेबस होगा, उसको पढ़ाया जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे। दर्जा 3 में भी यही हुआ था, दर्जा 4 में भी यही हुआ था। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो यही होता है। ये खेल ही ऐसा है, इस खेल का नियम ही यही है। इसीलिए बच्चे स्कूल कई बार नहीं जाना चाहते, कई बार पढ़ने में बच्चों का मन नहीं लगता। कई लोग स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों लोग छोड़ देते हैं? अगर उनको अच्छा लगता तो छोड़ते क्या, है ना। कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में, पर सिस्टम ही ये है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये आप उन लोगों में से हैं जो इस खेल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इतिहास में और लोग भी होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। इसमें कोई आप कमी नहीं है, इट्स ओके। पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि इट हैपन्स, ये होता है, मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं, इट्स ओके, ठीक है। तो गिल्ट खत्म होने लगता है, आप गिल्ट से बाहर आ जाएंगे। लगेगा अरे मेरे में कोई कमी है, नहीं आप में कमी नहीं है। ये बात तो हो गई। आपके भी 2-4 महीने इनकी तरफ खर्च हुए होंगे यहाँ पे। तो अगर इसको छोड़ दें, ये भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि दिल में गहरे से उतर के दिल से पूछना पड़ता है तुम चाहते क्या हो। ऊपर ऊपर से आपके दिल ने कहा कि हमें हिंदी में कर लेते हैं, और अब वो भटकन वाला मामला हो गया एक तरीके से। अगर डीप क्वेश्चनिंग किए होते, जैसे मैं उनको बोला पेपर वर्क हफ्ता 15 दिन, तो हो सकता है आपको उत्तर कुछ और मिलता, है ना। तो पहले तो इसकी तकलीफ मत करिए कि चलो कुछ दिन सीखा। आप चाहते क्या हैं लाइफ से, आपके सपने क्या हैं, वैसी से सारी डिजाइन तैयार होगी। हम पहले गोल चुनते हैं, राह नहीं चुनते हैं, है ना। ये नहीं होगा कि हम जाके किसी बस में बैठ जाएंगे फिर बोलेंगे कश्मीर चलो। वो बस कश्मीर क्यों लेके जाएगी आपको, तो लिंगमपल्ली जा रही है। कश्मीर जाना है तो उसके रास्ते हम चुनेंगे। तो पहले तो ये है कि आप चाहते क्या हैं, ये सवाल आप खुद से करिए, ठीक है। इसके कुछ फार्मूले बता देता हूँ जो शायद मैंने नहीं पहले बताया हूँ। उसके कुछ बड़े सिंपल से फार्मूले हैं। वो कौन सी चीज़ है जो बहुत दिनों से करने को आपका मन करता रहता है, जैसे उसका बीए से करता रहता था। कौन सी चीज़ है जिसको करने में वक्त भूल जाता है, भूख प्यास भूल जाती है। कौन सी चीज़ है जिसको करने में खेलने वाला मज़ा आता है। वो कौन सी चीज़ है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, जिसको करने में आलस्य नहीं लगेगा।
ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं में इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछने से वो छिपा खजाना निकल के बाहर आता है जो हमारा अल्टीमेट गोल है। और जो अल्टीमेट गोल होता है ना, वही हमारी दरअसल वो प्रतिभा भी होती है जो छिपी हुई होती है। इसका उत्तर आप ढूंढिए इन फार्मूलों से जो मैंने आपको बताया, क्या 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 करना का और फिर उसको लिखने का, तो निकल के आएगा। अगर आपने ये होमवर्क कर लिया है, आपको पता है आप क्या चाहते हैं, होमवर्क कर लिया, और जैसे मैंने बोला है, जो तरीके मैंने बताए, उन तरीकों का इस्तेमाल करके एक बार अपने मन से पूछिए कि दिल चाहता क्या है। उसमें से अपन राह निकाल सकते हैं, क्योंकि राह तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आप मनस्थिति में हैं उसमें तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। आप खुश ही नहीं होंगे, आपके नंबर भी अच्छे नहीं होंगे, आप खुश भी नहीं होंगे, आप सीखेंगे भी नहीं, तो जीवन तो जा रहा है ना। तो न माया मिली न राम, न अच्छी डिग्री मिली, न मन को मज़ा आया, न ज्ञान ही आया, तो फ़ायदा क्या है। परिवार भी ठीक है, शक्ल सूरत भी ठीक है, समझदार भी हैं, अच्छे भी हैं, तो ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए थोड़ी दी गई है। कम से कम खुश तो रहना है ना। तो आप चाहें तो एक बार दिल से पूछें कि बता भाई, उसके लिए बहुत अंदर घुसना पड़ता है ना। घुसिए, पूछिए, इन्हीं फार्मूलों से पूछिए, लिख लिख के पूछिए, लिख के पूछने फ़ायदा होता है, लिख लिख के पूछिए, और फिर निकल के आएगा कि आप चाहते क्या हैं। उसको अगर अपन पकड़ लेंगे तो हो सकता है इस खेल से ही बाहर चले जाए। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्या पसंद है, ये आपको अपने से पता करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ है जो बचपन से लगातार आप कर रहे हैं, क्या करना अच्छा लगता है। वो कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें रोजी रोटी नहीं मिलेगी, रोजी रोटी हर जगह बनाई जा सकती है ना, वो समस्या नहीं है। बस आप खुद ये पता करें कि आपका वो अल्टीमेट डिज़ायर क्या है, अल्टीमेट सपना क्या है, वो चीज़ क्या है जो हैप्पीनेस देती है। इनका उत्तर ढूंढें और फिर वो चीज़, एक दो तीन चीज़। अकेले रहने में कोई समस्या नहीं है, अकेले घूमने में कोई समस्या नहीं है, अकेले भोजन करने में, अकेले सिनेमा देखने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो पर निराशावादी होना एक अलग बात है और अकेले होना एक अलग बात है। जीवन में निराशा क्यों आ रही है, इस जीवन से उदास होता है आदमी, पर आपकी उम्र नहीं है। जीवन से लोग उदास होते हैं जब लोगों के दिल विल टूटते हैं या घर में हालात बड़े ख़राब होते हैं। पूछा वो ये था कि मेरे पास अगर दो विकल्प हैं, अकेले मरने का और अकेले जीने का, तो मैं अकेले मरूं क्यों। जीना इज़ ऑलवेज बेटर देन मरना। अगर मेरे पास दो ही विकल्प हैं कि मैं अकेले मरूं या अकेले जिंदा रहूं, तो मैं मरूं क्यों, मैं जिंदा रहूंगा। तो अकेले ही जिंदा रहूंगा तो दिक्कत क्या है, जिंदा तो रहूंगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अंत में जिंदगी आपकी है, न कोई साथ आया था न साथ जाएगा। आपने अगर चश्मा पहना है अपने हाथों से, आपने दाढ़ी बनाई, आप नहाए, आप कपड़ा पहने, आप यहाँ तक आए, तो खुश भी आप अपने को आप ही करेंगे। अपने लिए सपने भी आप ही तलाशेंगे, सपनों में रंग भी आप ही भरेंगे। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपके पड़ोसी माता पिता पे नहीं है, आप पे है। आप ये देखिए कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से लोग हैं जो इतनी सी भी खुशी देते हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो मन को अच्छा लगता होगा, उसको बड़ा कर दीजिए। सोचिए, फिल्में, म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, पेंटिंग करनी है, ट्रेवलॉग लिखने हैं, ट्रेवल करना है, यूट्यूब बनाना है, किसमें थोड़ा सा मजा आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा, चुटकी भर सिंदूर की कीमत, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, तो हो सकता है कि जीवन के प्रति उल्लास बढ़े। जब आदमी अकेला होता है ना, एक बहुत अच्छा जाट बर्नार्ड शाह या सात्र का कोट है, किसी एक का उसमें से है कि अगर तुम अपनी कंपनी में लोनली फील करते हो, अगर तुम अपनी कंपनी में लोनली फील करते हो तो तुम्हारी कंपनी गड़बड़ है। समझ रहे हो ना। हमें अपनी कंपनी में खुश होना चाहिए। अगर हम अपने साथ खुश नहीं हैं, इसका मतलब है कि हमारी पर्सनालिटी में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मुझे को दिक्कत तब होती है जब लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कोई फ़ोन करता है, कोई बात करता है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। क्लासरूम के बाहर, क्लासरूम में तो अच्छा लगता है, पर बाहर की दुनिया में अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करता है, फ़ोन करता है, बात करता है, कुछ भी करता है, तो मुझे लगता है अरे यार मेरे को डिस्टर्ब कर दिया।
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे कोई ये भी मेरे घर में पूछे कि खाने का टाइम हो गया, खाना खाने चलिए। मैं कहता हूँ खाना रख दो, ठंडा होने दो, जब खाना होगा खा लूँगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि उस वक्त मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। मैं काम पढ़ भी रहा हो सकता हूँ, मैं अकेले बैठा भी हो सकता हूँ, पर मुझे मेरा अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। मैं हिमालय भी जाता रहता हूँ, फिर जाने वाला हूँ, तो मैं जंगलों में अकेले ही बैठता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ। मुझे वो खामोशी, वो अकेलापन बहुत पसंद है। कोई डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा आता है, ठीक है। तो मैं अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहा हूँ। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करिए। जैसे मानव कौल एक्टर है, आजकल उसकी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, वो भी सोलो ट्रैवल करता है। अकेले रहना उसको पसंद है, अकेले रहता भी है। 47 ईयर्स का है, आज तक शादी नहीं की, अकेले रहता है, अकेले यात्राएं करता है। और लिखता है बार बार कि कई बार मैं बहुत अकेला और उदास फील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ हो। तो जिस आदमी को अकेले रहना ही पसंद है, वह भी कभी कभी ये अपेक्षा करता है कि कोई तो हो। अपनी कंपनी को एंजॉय करें, अपनी कंपनी को एंजॉय करिए। ऐसा करने के लिए अपने को बेहतर बनाएं कि आप अपने को प्यार कर सकें। अगर आप अपने को प्यार नहीं कर सकते हैं तो दूसरा आपको कैसे प्यार करेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी एंजॉय करें, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार करने के लायक बनाएं। और वो कौन बनाएगा? वो आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा दिख करके भीतर से, अच्छा अंदर से भीतर से अच्छे हो जाएं, बाहर से अच्छे हो जाएं, और उन चीजों को करें जिनसे खुशियां मिलती हों। क्योंकि एक दुखी आदमी खुशी नहीं बांट सकता है। तो अपने को खुश करें उन तत्वों से जो आपको खुश करते हैं। अगर वो रसगुल्ला खा के भी होता है तो भी ठीक है ना? तो आप दूसरे को खुश कर सकेंगे। इस पूरे सफर में आपको प्रकृति मिलेगी और मनुष्य भी मिल सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं, मैंने कहा ना, हम तीन तीर जैसे हो गए, और हम तीन नहीं होंगे, 3 लाख होंगे दुनिया में, है ना? तो लोग मिलेंगे। लोग भी भाग्य से मिलते हैं, मिल जाएंगे जिसको मिलना होगा। पर आप चलेंगे तब तो मिलेगा ना कोई। लोग राह में मिलते हैं, घर में थोड़ी मिलते हैं। घर में वो मिलते हैं जो मिल गए हैं, भेजे गए हैं। राह में वो मिलता है जिसको आप चुनते हैं। तो सफर शुरू करें, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी आप खुद को और बेहतर बनाएं, भीतर से बाहर से। अपने आप को प्यार करने लायक बनाएं कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकें, कि आप खुश हो सकें। छोटे छोटे काम करें जो खुशियां लाएं, और जीवन में चलें तो लोग मिलेंगे। कुछ तो होगा जो अच्छा लगता है ना? दरवाजे खिड़की खोलेंगे नहीं, पर्दा हटाएंगे नहीं, तो रोशनी कैसे आएगी? मैं अगर इस कमरे में आते ही सबसे पहले खिड़की खुलवाता हूं तो क्यों खुलवाता हूं? क्योंकि हवा आती है। सिर्फ हवा ही नहीं है, इकलौता कमरा है जहां से पेड़ दिखता है। ये मेरा सबसे प्रिय कमरा है, वहां से मुझे आपके पीछे जंगल दिखता है। तो अगर मुझे जंगल देखना है तो मुझे कमरा चुनना पड़ेगा, मुझे उसका फाटक खुलवाना पड़ेगा, मुझे उसकी खिड़की खुलवा के पर्दा हटाना पड़ेगा, तो मुझे फ्रेश एयर और जंगल मिलेगा। चाहिए मुझको ये, तो करेगा कौन? मैं। तो क्या चाहिए ये देख लीजिए, फिर उसको पाने का प्रयास करिए। और जिंदगी जो है बड़ी विचित्र किस्म की प्रेमिका होती है। अगर आप उसको प्यार नहीं करेंगे तो प्यार नहीं करेगी आपको। तो पहले आप जिंदगी को प्यार करें। बड़ी नाजों वाली औरत है ये, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली। प्रणय निवेदन वो पहले नहीं करेगी, प्रणय निवेदन पहले आपको करना पड़ेगा। वैसे भी पुरुष ही पहले करते हैं, ठीक है। तो आप अपना प्रेम प्रकट करें रेस्पेक्टफुली, तो पलट के आपको प्यार कर सकती है। पर आप करें तो सही। आपको समझिए, एक होता है हेल्प, एक होती है यूज। मैंने बहुत साल पहले कहा था कि आप मेरी मदद लीजिए, मुझे यूज मत करिए। जो आपको प्यार करता है वो आपकी हेल्प लेता है, जो आपको प्यार नहीं करता है वो आपको यूज करता है। जो कोई आपसे मदद मांगता है, तो अगर वो आपको प्यार कर रहा है और मदद मांग रहा है, तो वो आपकी सर्कमस्टांसेस को और आपकी नो को समझेगा। पहले वो ये समझेगा कि जब मैं से ये मांग रहा हूँ, ये करने को कह रहा हूँ, तो क्या ये आसानी से कर पाएगा। तुम याद करो, 2 दिन पहले तुमको एक छोटा सा काम बोला था मैंने, और 1 लाइन में काम लिखा और 4 लाइन में ये क्या लिखा मैंने? जल्दी नहीं है, आराम से करना, सुविधा से करना,
पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। 4 लाइन ये लिखी, 1 लाइन में काम बोला है कि नहीं है, और बार बार बोला। क्यों बोला? क्योंकि पता है टीचर हूँ, बोलूंगा तुम फट से भाग जाओगे लेने के लिए। क्या पता तुम्हारा मन ना हो, तबीयत अच्छी ना हो, पढ़ाई अच्छी ना हो, तो बाकी भी मुझे ही बोलना है ना कि ज़रूरी नहीं है, आराम से करना, पढ़ाई का नुकसान नहीं करना। तो जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हें काम बोल सकता है। ज़िंदगी ही एक दूसरे की मदद से चलती है, हम आइलैंड थोड़े ही हैं, है ना। वो तुम्हें काम बोलेगा, वो हेल्प मांगेगा। जो हेल्प मांगेगा वो तुमको समझेगा, तुम्हारे हालात को समझेगा, तुम्हारी नो को समझेगा। जो यह नहीं करता है, जो तुम्हारी नो पे बुरा मान जाता है, जो सिर्फ अपेक्षा करता है, उसके परिणामों की चिंता नहीं करता है, वो तुम्हें यूज करता है। जो तुम्हें यूज करता है वो तुम्हारा दुश्मन है। उसका क्या बुरा मानने की चिंता करना ना, उसका क्या मतलब है, दुश्मन का क्या मतलब है, मतलब तो दोस्त का होता है। मैंने इसलिए इनसे भी कहा कि जो तुम्हें प्यार करता है उसी का मतलब करता है। तो लोगों के लिए आप करो, पर हेल्प वाला आदमी कौन है और यूज वाला कौन आदमी है ये सीख लो। और ये सीखा जा सकता है। जो तुम्हारी नो को समझेगा वो हेल्प वाला आदमी है। जो तुम्हारी नो को समझेगा भी नहीं और नाराज हो जाएगा वो यूज वाला आदमी है। उसको जिंदगी से बाहर निकाल फेंको। एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये है कि जब कोई काम आपसे कहता है, एक तो ये पहला तो समझना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, उसके बाद की मैं बात बता रहा हूं। तो आप ये बोलो कि भैया जो आप काम बोल रहे हैं ये काम अब तुम देखो कि तुम कब सुविधा से कर सकते हो। तुम इसमें सोच लो कि इन्होंने एक काम कहा, जैसे उन्होंने कहा ना 5 मिनट बात करनी है, राइट, कहा ना, जरूरी भी है। इनको पता है 5 मिनट की बात 5 मिनट में तो होती नहीं है, वो तो आधे घंटे में होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किसी दिन बुला लूंगा आपको, यहीं रहते हैं ना, मैं खाली हुआ, मूड अच्छा हुआ तब बुला, आजा बेटा सुन ले, बात कर लेंगे टहलते टहलते। तब मैंने क्या किया, मैंने इस बात की चिंता नहीं की कि ये मुझे यूज कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बात करनी है वो तो बात मैं करना भी चाहता हूं ना, ये तो उद्देश्य भी है मेरा। तो यूज हेल्प तो उससे मतलब ही नहीं है। ठीक, एक ऐसा मामला है जिसमें हो सकता है मैं हेल्प कर सकूं। ठीक, पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी सुविधा को ध्यान में रखा, क्योंकि मुझे पता है वो बात 3 दिन बाद भी होगी, तो उससे कुछ इंजेक्शन थोड़ी है कि मर जाएंगे। 3 दिन बाद भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है, 4 दिन बाद भी हो सकती है, तो अपन आराम से कर लेंगे। तो जब आपसे कोई काम कहे तो आप ये देखो कि आपकी सुविधा में वो कहाँ फिट होता है, जब आपका कम से कम नुकसान होगा। वो सोच लो कि ये काम मैं 13 तारीख को कर सकता हूँ, 4 बजे मैं फ्री हूँ, एक बात कह रहा हूँ। तो आप उससे बोलो कि भाई आपका ये काम मैं 13 तारीख को 4 बजे कर दूं तो कोई दिक्कत? अगर वो बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो अब तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहता है नहीं नहीं अभी आज ही करो, तो पूछो कि भाई अभी आज ही क्यों, क्या मरने वाले हो क्या, मतलब से मरने जीने का मामला है क्या? हार्ट वार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा हो तो अलग बात है। क्योंकि जब वो काम बताएगा तो काम तो समझ में आ जाएगा ना आपको कि काम कितना महत्वपूर्ण है, नहीं महत्वपूर्ण है। तो अगर काम बेहद महत्वपूर्ण है तो आप खुद ही एडजस्ट कर लोगे, मरने जीने का मामला है, और आपको खुद ही पता हो जाएगा कि ये काम 4 दिन बाद भी हो सकता है। उसके बाद भी वो नखड़े मारता है नहीं नहीं आज ही होना है, तो समझ जाओ ये नो वाला आदमी है, इसको भगाओ यहां से। तो अगर कोई आपके पास अपना काम लेके आया है तो आप उसको अपने हिसाब से करोगे कि उसके हिसाब से करोगे, अंडे लिए मरना जीना ना हो। माता पिता गुरु का मामला अलग है, वो तो हमारा प्रेम है, बड़प्पन है, हमारा स्वभाव है कि हम ऐसे आपको 4 लाइन लिख रहे हैं। पर हम 3 जो होते हैं माता पिता गुरु, वो एक स्पेशल कैटेगरी है, पर हर कोई स्पेशल कैटेगरी में तो नहीं आता है ना। वो आपके पास आया है ना आदमी, मदद क्लास फेलो है, दोस्त है, मित्र है, वो आपके पास आया है, तो आप अपनी सुविधा से करोगे ना सामान्य स्थितियों में। अगर वो इस बात को नहीं समझता है, इसका मतलब है आपको यूज कर रहा है, क्योंकि दुनिया में आपको 99% लोग मिलेंगे यूज वाले और 1% मिलेंगे हेल्प वाले। ये फर्क करना तो आपको सीखना होगा। तो आप देखोगे कि आपके रिश्ते भी नहीं खराब होंगे, इरिटेट भी नहीं होगे। और ये है, खुद से रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। जैसे उनकी जो प्रॉब्लम सामने, खुद से रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, आप होठों से मुस्कुराते हैं कि दिल से मुस्कुराते हैं।
बहुत पहले मैंने अपना इंट्रो लिखा था कि आपका आपके साथ रिश्ता कैसा है। हम दुनिया के साथ अपने रिश्तों की तो बड़ी कदर चिंता करते हैं, दुनिया से हमारा रिश्ता कैसा है, पर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रिश्ता हमारे साथ कैसा है। हम अपना ख्याल कितना रखते हैं, हम अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो आदमी आलोक है, उसके कैरेक्टर्स हैं प्रोफेसर आलोक, फादर आलोक, हस्बैंड आलोक, सन आलोक, फ्रेंड आलोक, पर इन सारे कैरेक्टर्स के बीच का जो मेन पर्सन है वो तो एक आलोक है ना। इस आलोक के लिए आप क्या कर रहा है आलोक। तो कुछ भी रिश्ता बनाने से पहले जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे साथ मेरा रिश्ता कैसा है। अगर मैं खुद से ही नाराज हूं, खुद से ही मतलब अनहैप्पी हूं, अमधुर संबंध है मेरा, तो मैं अनहैप्पी। एक अनहैप्पी आदमी कैसा आदमी होता है, ना खुश आदमी, चिड़चिड़ा आदमी, वो इसलिए क्योंकि उसका रिश्ता खुद के साथ खराब है। तो सबसे पहले आप अपना रिश्ता अपने साथ बढ़िया करें, उसके बाद दुनिया की चिंता करें। वो कसौटी है, उस पर कंप्रोमाइज मत करिए। जब आप अपने बारे में पहले सोचेंगे और अपने साथ अपना रिश्ता फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ों को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी आप हैं। हर कोई आपके बाद ही आता है, क्योंकि तुम जिंदा नहीं रहोगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ कल को मर जाऊंगा? नहीं मरूंगा ना। तो इंपॉर्टेंट कौन है, मैं कि तुम? कौन इंपॉर्टेंट है? तुम। तो पहले अपने बारे में सोचोगे ना, बाद में किसी के बारे में सोचोगे ना। तो पहले अपने बारे में सोचो, पहले अपने साथ अपना रिश्ता शानदार। मॉडरेशन, देखो गौतम बुद्ध का आखिरी उपदेश यही है ना, सम्यक। सम्यक मतलब संतुलन। हमारे शास्त्रों में कहा अति सर्वत्र वर्जयित। अत्यंत आत्म केंद्रित अकेले वो या मैं, मेरा बैलेंस भी है, वो ठीक नहीं है। अत्यंत सोशल, वो भी ठीक नहीं है। मॉडरेशन होना चाहिए लाइफ में, दोनों का संतुलन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लोगों की ज़रूरत है, आपको लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है और आपको पता है लोग आपको यूज कर रहे हैं, पर आप उनकी कंपनी भी चाहते हैं, तो आपको यूज होना पड़ेगा। अब नुकसान भी ना हो, आपको गुस्सा भी नहीं आए और उनका काम भी हो जाए, क्योंकि वो आप चाहते हैं आप ज़िंदगी में बने रहें। थोड़ा एडजस्टमेंट। किसी ने कहा 3 बजे कहीं चलने को, तो बोला यार ऐसा है ज़रूरी काम है, 5 बजे चलें क्या, जो आपका फ्री टाइम है, जब आप फ्री हैं, जब आपका नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दीजिए, उसका काम भी हो जाएगा। इतना तो सुनेगा ही सुनेगा। अगर मेडिकल इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है, मरना जीना छोड़ करके कि चलना जरा शॉप काम चलते हैं, तो यार ऐसा है 2 घंटे बाद चलते हैं, कोई आने वाला है, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई, काम भी हो गया, रिश्ता भी नहीं खत्म हुआ। अब इतने पर भी कोई बुरा मान जाए तो तुमने घर जाए। तो दुनिया ऐसे ही होती है। मॉडरेशन ज़रूरी है। पर्पज के महत्व को समझ करके फैसला लेना चाहिए कि सामने वाले की नीड कैसी है, और उसको समझाते हुए, उसको कहते हुए, बहाना बनाते हुए कि आपका भी नुकसान ना हो, उसका काम भी हो जाए। मेडिकल इमरजेंसी है टॉप प्रायोरिटी, पर हमेशा थोड़ी होगी मेडिकल इमरजेंसी। तो हमें देखो क्या है ना, जीवन की कोई किताब तो होती नहीं है, हम अपने अनुभवों से, दूसरे के अनुभवों से पढ़ के लिख के समझते हैं। कुल का मतलब यह है कि हमको वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, अपने निर्णय बुद्धिमानी से लेने चाहिए, ठीक है। स्वार्थी होना बुरी बात सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना बुरी बात है ना। लेकिन अपने को इग्नोर करना भी बुरी बात है। अपने को केंद्र में रखो, क्योंकि जान है तो जहान है। अपने को केंद्र में रखो, पहले अपने बारे में सोचो, इतना स्वार्थी बन जाओ। पहले अपने बारे में सोचो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। बुरा क्या है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो बुरा है। सिर्फ अपने बारे में सोचना बुरा है, पर अपने बारे में पहले सोचना, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचना बिल्कुल बुरा नहीं है। पर पहले अपने बारे में सोचो, फिर दूसरे के बारे में सोचो। जैसा प्रश्न हो, जैसे हालात हो, उसके हिसाब से इन कसौटियों पे निर्णय ले लो। मेडिकल इमरजेंसी छोड़ के उसमें पहले दूसरे के बारे में सोचो, ठीक है। और देखो करना पड़ता है बेटा, जिंदगी में सफल होने के लिए और खुश होने के लिए और बड़ा होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पतन बहुत आसान है। जल का स्वभाव है पतनशील। जल को ऊपर ले जाने के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, गिराने के लिए कुछ नहीं तो गिर जाता है ना। तो अगर हमें जीवन में ऊपर उठना है तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और अपनी राह चुननी पड़ेगी।
ठीक है। और इसकी शुरुआत सारी होती है पहले अपने बारे में सोचने से, खुद को प्यार करने से, खुद को इस लायक बनाने से कि तुम खुद को प्यार कर सको, तब तो तुम्हें कोई प्यार करेगा ना। तो वहां से शुरुआत होती है। अपने को प्यार करेंगे आप कभी तो आप अपने गोल की तलाश करेंगे, वरना गोल क्यों खोजेंगे आप? जिंदगी भटकती रहेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी की एनर्जी भी तो लिमिटेड है ना। जो एनर्जी अभी आपके पास है वो आप 55 साल के होंगे तो थोड़ी होने वाली है। बस इतनी सी बात है। तो आज की बात खत्म करें।